आज का हमारा टॉपिक है इरोजन एंड डिपोजिशन। देखिए, हमने वेदरिंग पढ़ा, ठीक है। वेदरिंग के बाद हमने इरोजन पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि इरोजन के साथ डिपोजिशन भी है। इसका मतलब इरोजन और डिपोजिशन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर इरोजन हुआ है, इरोजन का मतलब बेसिकली होता है कटाव, पत्थर का कटना, उसको हम इरोजन बोलते हैं। मिट्टी का कटना ही बोल सकते हैं, पत्थर या मिट्टी जो भी अर्थ सरफेस का कटाव जब होता है तो उसको इरोजन बोलते हैं। लेकिन जब इरोजन हुआ है तो इरोजन हमेशा तब होता है जब क्या बोलते हैं, सॉरी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन प्रेशर और स्लोप, ठीक है। क्या होता है, उसको ग्रेडियंट जब होता है हाई लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। क्या जियोमॉर्फिक एजेंट्स करते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स जब हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाते हैं तो इरोड करते हैं, ठीक है। जब वो इरोड करेंगे तो एक टाइम के बाद ऐसा ऐसा टाइम आएगा, थोड़े टाइम के बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी जब उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो इरोडेड मटेरियल जो अपने साथ लेकर के आए, जो उन्होंने एक्वायर किया है जब इरोजन कर रहे थे, उस टाइम पे जो उन्होंने एक्वायर किया, जब वो उसको आगे लेके चलेंगे तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। कम हो जाएगी तो वो उस इरोडेड मटेरियल को वो ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे और उन्हें वो इरोडेड मटेरियल फिर कहीं छोड़ना पड़ेगा। उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। ये इस तरीके से होता है। मान लीजिए मैं 10 किलो वजन उठा के चल रहा हूँ, 10 पत्थर उठा के चल रहा हूँ, ठीक है। मैं एक जियोमॉर्फिक एजेंट हूँ, 10 पत्थर उठा के चल रहा हूँ, चले जा रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा मैं थक जाऊंगा, तो मैं सोचता हूँ इनमें से 2 पत्थर रख दूंगा। लेकिन इरोजन के केस, डिपोजिशन के केस में क्या होता है कि मैं वो 2 पत्थर वो रखूंगा जो सबसे बड़े होंगे। यही होता है ताकि वजन कम हो जाए। फिर थोड़ा आगे चलूंगा, फिर सोचूंगा यार मैं बहुत थक गया, अब नहीं हो पा रहा, मेरी कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो फिर सोचूंगा इनमें से जो 2 सबसे बड़े पत्थर हैं वो फिर रख देता हूँ। ऐसे लास्ट तक करते करते जो सबसे छोटा पत्थर है वो लास्ट के लिए बचेगा और वो मैं लास्ट में भी रख दूंगा। तो डिपोजिशन अपने आप में कोई काम नहीं है, ये एक कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। ये एक आउटकम है इरोजन का। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखते हैं एनसीईआरटी का करियर चैप्टर 6 है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, इरोजन एंड डिपोजिशन। मेरा नाम अंकुर कौशिक है एंड यू आर ऑल वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल लाइक ऑलवेज, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्री। रॉक डेब्री मैंने बता दिया था, पत्थर के टुकड़े, इनको एक्वायर करना और फिर इनको ट्रांसपोर्ट करना। क्या होता है, हवा आई या पानी आया ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, ठीक है। हवा भी हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चल रही है, ग्रेडियंट है। हाई लेवल टू लोअर लेवल जो होता है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। जब चलेगी तो ऐसा तो नहीं है कि हवा के पहले वो सेडिमेंट्स को एक्वायर करेगी। मैं अगर मुझे वेट उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो पहले मुझे हाथ से ऊपर उठाना पड़ेगा, उसको मैं एक्वायर करूंगा। तो पानी मिट्टी को में घुल जाता है, हवा में भी मिट्टी के कण घुल जाते हैं, सोल्यूबल होना पड़ेगा उसके लिए सबसे पहले, ठीक है। तो वो उसको एक्वायर करेगा, उसके बाद फिर उसको लेकर चलेगा जहां तक भी वो जा सकता है। जब उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी कब खत्म होती है, जब उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, जब ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा, पानी ऊपर से नीचे आया, जब तक स्लोप है तब तक तो पानी चलता रहेगा, उसके अंदर वेलोसिटी रहेगी। जैसे ही स्लोप खत्म होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो पानी क्या करेगा, फिर वहीं पे सेडिमेंट्स को छोड़ देगा। हमारे डेल्टास जो है वो एंड में क्यों बनते हैं, मुहाने पे समुद्र के, क्योंकि वहां पे स्लोप बहुत कम हो जाता है, नदी की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जो भी फाइन पार्टिकल्स बचे, मैंने आपको बताया तभी कि एंड में जो बचेगा सबसे छोटा वाला पत्थर बचता है, फाइन पार्टिकल्स बचते हैं बिल्कुल एकदम महीन, वो ले जाकर के वो एंड में जब बिल्कुल थक जाती है वहां पे ले जाकर डाल देती है, वो जहाँ पे कि समुद्र से मिल रही होती है, जहाँ पे स्लोप ना के बराबर होता है, और वहां पे फिर हमारे क्या बनते हैं, डेल्टास बनते हैं, ठीक है। चलिए ये बात फिर कभी पढ़ेंगे, फिलहाल हम इरोजन की पे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब इरोजन इन्वॉल्व एक्विजिशन, पहले उसको एक्वायर करना और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, किसको, रॉक डेब्री को, पत्थर के मलबे को। यहाँ तक आई गेस आपको समझ आ गया, आगे चलते हैं। When massive rocks break into smaller fragments, जब बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, थ्रू वेदरिंग, वेदरिंग के थ्रू, एंड और एनी अदर प्रोसेस, या कोई और प्रोसेस, किसी वजह से टूट सकते हैं छोटे टुकड़ों में। कितने छोटे कि जियोमॉर्फिक एजेंट्स उनको कैरी करके आगे ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। इरोजनल जियोमॉर्फिकल एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड एंड वेव्स। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, जियोमॉर्फिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे खुद ही बता रहा है कौन कौन से होते हैं। कौन से, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड और वेव्स। जब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो जियोमॉर्फिक एजेंट्स, जिनको कि हमने अंडरलाइन किया है, ये सब क्या करते हैं, रिमूव एंड ट्रांसपोर्ट इट, किसको, रिमूव करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसको, उस वेदर्ड मटेरियल को, टू अदर प्लेसेस डिपेंडिंग अपॉन द डायनेमिक्स ऑफ दिस, अदर प्लेसेस पे
ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उस मैटर को। जियोमॉर्फिक एजेंट्स वेदर मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है। लेकिन यहाँ पे एक बात बोल रहा है, डिपेंडिंग ऑन द डायनेमिक्स ऑफ दीज एजेंट्स, मतलब इन एजेंट्स के डायनेमिक्स क्या है, समझ रहे हो, किस तरफ जा रहे हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं, कितनी दूर तक जाएंगे, कितनी इनकी कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। ये सब चीज डिपेंड करती है। कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो कम वेदर मटेरियल लेवल ले जा पाएंगे, वेलोसिटी कम होगी तो कम दूर तक ले जा पाएंगे, डायरेक्शन ईस्ट है तो ईस्ट में ही जाएंगे, है ना। तो ये सब इनके डायनेमिक्स होते हैं। अब एब्रेजन बाय रॉक्स, यहां पे एक टर्म आई है एब्रेशन, समझ रहे हैं। चलिए मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। मान लीजिए एक रॉक है, ठीक है, एक रॉक बेडिंग प्लेन है, बेड रॉक है, पीछे से पानी या हवा, फिलहाल एग्जांपल लेते हैं पानी का, पानी आ रहा है, उस रॉक के ऊपर बहता हुआ आ रहा है, नीचे जा रहा है, ग्रेडियंट है, स्लोप है, लेकिन उस पानी में वेदर मटेरियल है जो पीछे से आ रहा है, ठीक है। उस वेदर मटेरियल में क्या होगा, रॉक के छोटे टुकड़े होंगे, ठीक है। वो रॉक के टुकड़े जो पानी के साथ बहते आ रहे वेलोसिटी के साथ, काइनेटिक एनर्जी इज देयर, काइनेटिक एनर्जी तो है ना, ग्रेडियंट है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, तभी तो बह रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो रॉक, वो जो रॉक के छोटे टुकड़े, जो नीचे वाला रॉक है जिसके ऊपर पानी बह रहा है, उस पर फ्रिक्शन कर रहे हैं, है ना। भले ही वो कम है, उनकी ताकत नहीं है, कम है, लेकिन ये प्रोसेस लगातार कई हजारों लाखों सालों से हो रहा है, तो उस पत्थर पे निशान पड़ जाएगा, उस पत्थर का भी इरोजन हो जाएगा। मान लीजिए ये पत्थर है, ये पत्थर है, और इसके ऊपर से पानी बह रहा है ये, और इस पानी में पार्टिकल्स हैं, रॉक पार्टिकल छोटे छोटे, वो इस पानी के साथ बह रहे हैं। तो टाइम के साथ जब हजारों सालों तक ये प्रोसेस रिपीट होगा, तो धीरे धीरे इस पत्थर का भी इरोजन उन पार्टिकल्स की वजह से होगा। पानी की वजह से तो होगा ही, पानी भी काटेगा, लेकिन उन पार्टिकल्स की वजह से ज्यादा होगा, उसको हम एब्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब क्या बताना चाह रहे हैं कि एब्रेशन बाय रॉक डेब्री, पत्थर के टुकड़ों से जो एब्रेशन होता है, carried by these geomorphic agents also directly acts in erosion। क्या जो पत्थर के टुकड़ों से एब्रेजन होता है, वो क्या होता है, एब्रेशन होता है पत्थर के टुकड़े जिनको कि जियोमॉर्फिक एजेंट्स कैरी कर रहे होते हैं, वो भी इरोजन में हेल्प करता है ना, वो भी करता है। इसका एग्जांपल लीजिए, जैसे कुएं से हम पानी निकालते हैं तो रस्सी जब खींचते हैं तो उस पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, उसी तरीके का वो इरोजन होता है। जैसे ये है, इसके ऊपर ये इतनी सी जगह, इसमें पानी बहता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पे बन जाएगा वो, ठीक है। गर्मी में आप कहीं घूमने जाए, हिल स्टेशन देखिए कि झरने जहाँ सूखे होते हैं, वहां पे भी इस तरीके से वो नाली टाइप की बन जाती है जहाँ से पानी बहता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, बाय इरोजन, इरोजन रिलीफ डिग्रेड्स। सबसे पहले तो मैं रिलीफ का मतलब बता देता हूँ। रिलीफ का मतलब क्या होता है, अर्थ पे कहीं भी जो हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर कहीं भी जो सरफेस ऑफ प्लेन नहीं है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं गड्ढा है, कहीं पहाड़ है ना, इसी को रिलीफ बोलते हैं। डिफरेंसेस इन हाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रिलीफ, इतना ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। इसको रिलीफ बोलते हैं। तो इरोजन की वजह से रिलीफ जो है उसको डिग्रेड होता है, मतलब अगर कहीं पे हाइट ज्यादा है तो उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, उसका कटाव होगा, पता चल गया। मतलब द लैंडस्केप इज वॉर्न डाउन, मतलब लैंडस्केप जो है उसको छोटा कर देते हैं, काट के छोटा कर देंगे। पहले 10 मीटर हाइट थी, 1000 साल बाद उसकी 5 मीटर या 2 मीटर ही रह जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। दैट मीन्स, इसका मतलब थ्रू दो वेदरिंग एड्स इरोजन, इट इज नॉट ए प्री कंडीशन फॉर इरोजन टू टेक प्लेस। इसका मतलब ये है कि हालांकि वेदरिंग जो है वो इरोजन में हेल्प जरूर करती है, लेकिन अगर वेदरिंग ना हो तो भी इरोजन होगा। इसका मतलब वेदरिंग जो वो इरोजन के लिए प्री कंडीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वेदरिंग होगी तभी इरोजन होगा, नहीं। फ्रेश पत्थर है, वेदरिंग उस पर नहीं हो रखी, पानी बह रहा है उसके ऊपर से, तो भी इरोजन होगा। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, वो अलग चीज, वो डिपेंड करता है पानी की स्पीड के ऊपर, पानी का वॉल्यूम कितना है, ठीक है, वो अलग चीज है, उसके पानी के डायनेमिक्स कितने हैं उन जियोमॉर्फिक एजेंट्स के, अगेन, ठीक है। लेकिन इरोजन होगा। अगर वेदरिंग हो रही है तो इरोजन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। भाई पहले पानी है, उसे कटा कटाया माल मिल गया, लेके भाग लेगा, है ना, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो आई गेस आपको यहां तक समझ आ गया। तो नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ। चलिए, इरोजन एंड डिपोजिशन, फर्स्ट पैराग्राफ ही चल रहा है इस टॉपिक का। फर्स्ट पैराग्राफ आधा पढ़ा दिया, आधे का सेकंड पार्ट।
वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन आर डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस। वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन, ये तीनों क्या है? डिग्रेडिंग प्रोसेसेस है। डिग्रेडेशनल मतलब छोटा करते हैं रिलीफ को। अगर हाइट ज्यादा है तो उसको छोटा करेंगे। कैसे? इरोजन से, वेदरिंग से, मास मूवमेंट से। इतना बड़ा ऊंचा पत्थर है, मान लीजिए पहाड़ है, इरोजन होता रहेगा, ऊपर से नदियां आ रही हैं, पानी आ रहा है, ऊपर से विंड आ रही है, ब्लो कर रही है, पहाड़ को काट काट के ये सेडिमेंट्स नीचे ला के यहाँ इकट्ठा करके देगी। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है हिमालयाज और ये नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे। हिमालय से नदियां सेडिमेंट्स ला ला के यहाँ प्लेन्स को फिलअप कर रही हैं, प्लेन्स से कर रही है ना, ठीक है। तो ये तीनों डिग्रेडेशनल प्रोसेस है, क्योंकि रिलीफ को छोटा करने में हेल्प करते हैं। रिलीफ मतलब कोई भी जो जहाँ हाइट कम ज्यादा है वहां पे उसको छोटा करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? इट इज इरोजन दैट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस चेंजेस दैट द अर्थ सरफेस इज अंडरगोइंग। ठीक है, पता ही है हमें। इरोजन ही वो चीज है, वो प्रोसेस है जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे वो सब चेंजेस हमेशा चलते रहते हैं। जहां पहाड़ थे वहां प्लेन हो जाता है। अरावलीज कभी कितने ऊंचे थे, हिमालय जितने ऊंचे थे, आज वो कितने छोटे हो चुके हैं, थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएंगे। नॉर्दर्न इंडिया हमारा, ये पहले एक डिप्रेशन था, गड्ढा था यहाँ पे, है ना। अब क्या है, नदियां ऊपर से इरोजन करके वो ला रही काट काट के मिट्टी, तो ये फिलअप हो गया, ये यहाँ पे प्लेन बन गया, बराबर हो गया, समतल मैदान बन गया। थोड़े टाइम बाद हिमालय और छोटे होते रहेंगे, नदियां और ज्यादा लाती रहेंगी नीचे इरोजन करके जो मटेरियल है, तो प्लेन्स की हाइट और ज्यादा बढ़ जाएगी, हिमालय की कम होती जाएगी। तो चेंज हो गया, नहीं हो गया, है ना। यही सब प्लेन चेंज चलता रहता है। ऐसे साउथ इंडिया में भी चल रहा है, ऐसा हर जगह चलता है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ये सब का रीजन क्या है? इरोजन, जिसकी वजह से अर्थ पे कॉन्टिन्यूस चेंजेस आते रहते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक। एक्सोजेनिक प्रोसेस है ये। अब हमारा आ गया डिन्यूडेशनल प्रोसेसेस। देखिए डिन्यूडेशनल प्रोसेसेस जो है, इनकी डेफिनेशन मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो भी बना चुका हूँ, मैं बना के दी है, वो वीडियो आपको देखनी है और कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में आपको डालना है डिन्यूडेशनल प्रोसेस क्या होता है आखिर, ठीक है। पता चलेगा मुझे भी कितना बड़ा आपने। डिन्यूडेशनल प्रोसेसेस लाइक इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कंट्रोल्ड बाय काइनेटिक एनर्जी। ऑफ कोर्स हमें पता है, यहाँ पत्थर है, बगल में पानी बैठा है, इरोजन होगा नहीं होगा? जब वो पानी पत्थर के ऊपर से बहेगा, है ना, ऊपर से नीचे, काइनेटिक एनर्जी की वजह से तो बह रहा है, ग्रेडियंट की वजह से। जब वो ऊपर से नीचे से बहेगा तब पत्थर को काटेगा वो अपने प्रोसेस में, है ना, फ्रिक्शन होगा, तभी तो इरोजन होता है। तो इरोजन जो है, जो इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन इज कंट्रोल बाय काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं डिन्यूडेशनल प्रोसेसेस, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ मटेरियल्स इज ब्रॉट अबाउट बाय विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर। इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन जो होता है अर्थ मटेरियल्स का, वो किन किन फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से जियोमॉर्फिक एजेंट्स करते हैं? विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर, ये सब करते हैं, ठीक है। समझ गए? अब आगे पढ़िए क्या कर रहा है। ऑफ दीज द फर्स्ट थ्री एजेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं फैक्टर्स जो कि इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, इनमें से जो पहले तीन है कौन कौन से? विंड, रनिंग वाटर और ग्लेशियर, ये क्लाइमेट फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। यस, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। विंड, रनिंग वाटर और ग्लेशियर, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं उस जगह की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्या इनका डायरेक्शन रहेगी, ये सब चीजें उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है उस रीजन की। अब एक चीज बात और बोल रहा है इन तीनों के बारे में, क्या बोल रहा है? दे रिप्रेजेंट थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तीनों तीन स्टेट दिखाती है मैटर की, जैसे कि गैसियस स्टेट विंड हो गई हमारी, लिक्विड स्टेट रनिंग वाटर हो गया हमारा, और सॉलिड स्टेट ग्लेशियर हो गया हमारा, ठीक है। तो इन तीन चीजों के बारे में तो बता दिया। अब आगे हम पढ़ते हैं वेव्स और ग्राउंड वाटर के बारे में, हमें थोड़ा बताएंगे इस एनसीईआरटी में। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया हमारे इसी टॉपिक का, इरोजन एंड डिपोजिशन का, ठीक है। चलिए, इरोजन एंड डिपोजिशन टॉपिक का सेकंड पैराग्राफ, इसमें क्या बोल रहा है? फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? इरोजन के बारे में पढ़ लिया, काफी चीजें पढ़ ली। उसके बाद फिर एंड जो हमने किया था उस पैराग्राफ का, हमने लास्ट में ये बोला कि 5 फैक्टर्स बताए थे उन्होंने, 5 जियोमॉर्फिक एजेंट्स बताए थे जो इरोजन को एड करते हैं। कौन कौन से थे वो? सबसे पहला विंड था जो कि गैसियस फॉर्म है, सेकंड था हमारा रनिंग वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म है मटेरियल की, और थर्ड था ग्लेशियर जो कि सॉलिड फॉर्म है मटेरियल की, ठीक है। तो ये तीनों जो होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 फैक्टर और बताए थे, वेव्स और अंडरग्राउंड वाटर, ये दोनों क्लाइमेटिक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं ये हम यहाँ पे बताते हैं। द केस ऑफ वेव्स
इज इन केस ऑफ वेव्स के केस में, वेव्स और अंडरग्राउंड वाटर तो पहले वेव्स पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ वेव्स इट इज लोकेशन अलोंग द इंटरफेस ऑफ लिथो एंड हाइड्रोस्फीयर। देखो वेव्स क्या होती है? समुद्री लहरें। समुद्री लहरें कहाँ पे आएंगी? जहां नदी, जहां समुद्र का किनारा होता है, मतलब लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर मिल रहे हैं, अर्थ का सरफेस और समुद्र जो पानी मिल रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस रीजन को कोस्टल रीजन, ठीक है, ये तो पता ही है सबको। तो वो कह रहा है कि कोस्टल रीजन की लोकेशन क्या है, कैसी लोकेशन है, कहां पे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वेव कैसा काम करेगी। समझ गए? इसमें हम अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे इनके कामों के ऊपर। हमने 3 पहले पढ़े हैं, विंड पढ़ा हमने, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, उनके कामों के ऊपर भी अभी हम नहीं जा रहे, इनके भी नहीं जा रहे, सिर्फ बता दिया कि उन तीनों के जो वो जो 3 फैक्टर्स हैं, विंड, रनिंग वाटर और ग्लेशियर, उनका जो काम है क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। इनका क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन डिटेल में हम आगे पढ़े जाओ, अगले चैप्टर में हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, तो इन जो लैंडफॉर्म जो बने हैं इन 5 फैक्टर्स ने बनाए हैं। भाई विंड जब काम करेगी तो लैंडफॉर्म बनाएगी, वाटर, रनिंग वाटर जब काम करेगा, अपना इरोड करेगा, तो वो भी एक तरह का लैंडफॉर्म बनाएगा, और ग्लेशियर भी लैंडफॉर्म बनाएंगे, और ये वेव्स की वजह से भी लैंडफॉर्म बनेंगे, और अंडरग्राउंड वाटर की वजह से भी लैंडफॉर्म बनेंगे। तो इन लैंडफॉर्म्स को हम अलग अलग जब हम पढ़ेंगे तब इनके काम को पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिलहाल सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं आप। तो लोकेशन क्या, कोस्टल रीजन के लोकेशन क्या, इस चीज पर डिपेंड करता है वेव कैसे काम करेगी, अच्छा करेगी, बुरा करेगी, कितना करेगी, क्या, किस तरह का लैंडफॉर्म बनाएगी, ठीक है। दैट विल डिटरमाइन द वर्क ऑफ वेव्स। समझ गए? वेव्स का वर्क कोस्टल रीजन की लोकेशन डिटरमाइन करती है, बस इतना याद रखना भी आपको फिलहाल। वेयरएज जबकि वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर इज डिटरमाइंड मोर बाय लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन। जबकि जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो कैसा काम करेगा, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन, मतलब वहां पे जो अर्थ सरफेस है, वहां जो रॉक्स हैं, उनका स्ट्रक्चर, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है, वो मिनरल्स वाटर में सोल्यूबल है कि नहीं है, केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं कि नहीं है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अंडरग्राउंड वाटर है ना, अगर कोई रॉक है उसके अंदर के मिनरल्स अंडरग्राउंड में सोल्यूबल ही नहीं होंगे तो क्या कर लेगा बेचारा अंडरग्राउंड वाटर, पर बैठा रहेगा आराम से, है ना। तो नेक्स्ट लाइन, इफ रॉक्स आर परमेबल एंड सोल्यूबल एंड वाटर इज अवेलेबल ओनली देन कास्ट टोपोग्राफी इज डेवलप्ड। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये हमारे रॉक है बहुत बड़ा, ठीक है, इसमें कहीं कहीं पर लाइमस्टोन है, समझ गए। इन भाई साहब के ऊपर पानी डाल मिल गया इनको अंडरग्राउंड वाटर में, लाइमस्टोन पानी में डिजोल्व होता है, बाकी रॉक का जो पार्ट है वो पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा, सोल्यूबल नहीं है। तो यहाँ पे लाइमस्टोन था, पानी इसको बाहर निकाल लेगा, सोल्यूबल हो गया तो पानी के साथ बाहर आ गया, तो यहाँ पे गड्ढे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हैं? अब इसको आप बहुत बड़े स्केल पे ऑब्जर्व करो। सपोज करो एक ये जमीन है, हमारी जिस जमीन पे हम खड़े हैं उसके नीचे कहीं लाइमस्टोन है बहुत ज्यादा, अंडरग्राउंड वाटर आया, बारिश में वाटर रिचार्ज हो, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, पानी का लेवल बढ़ा, तो रॉक्स के कांटेक्ट में आया, तो उसमें लाइमस्टोन गया रॉक्स में, तो लाइमस्टोन उसने बहा लिया अपने साथ, मिक्स कर लिया, जब सूखा पड़ेगा पानी का लेवल नीचे जाएगा तो लाइमस्टोन भी बाहर निकल जाएगा। अब जिस जगह पे लाइमस्टोन था वो जगह खाली होगी कि नहीं हो गई, है ना। ऐसे ही जो होता है पहाड़ों के बीच में अंदर जाके केव्स बनी होती हैं, आपने देखा होगा कई बार, अंदर जाके केव्स बनी हुई हैं, वो सब लाइन इसी वजह से बनती है। अंडरग्राउंड भी हमारे ऐसी केव्स बनी हुई हैं, हमारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मान लीजिए सपोज कि जहां हम खड़े हैं वहां पे नीचे इस तरह की केव्स हो, और वो धीरे धीरे इतना ज्यादा इरोजन हुआ उनका, इतना ज्यादा क्रॉस, मतलब लाइमस्टोन निकल गया कि अब ऊपर की जो रूफ है कभी कभी ढह जाती है, पता चलता अभी यहाँ छत थी, रूफ थी, मतलब रूफ का मतलब अभी यहाँ अर्थ थी, कल आप सुबह करके देखा गड्ढा है 100 फुट गहरा, बहुत लंबा, समझे ये बात, समझे, उसको कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, अभी के लिए सिर्फ ट्रेलर दे रहा हूँ। तो क्या बोल रहा है, कास्ट टोपोग्राफी डेवलप होने के लिए, कास्ट टोपोग्राफी डेवलप होती है अंडरग्राउंड वाटर से, उसको डेवलप होने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक रॉक्स का परमिएबल होना और एक सोल्यूबल होना। मतलब परमिएबल का मतलब होता है अ मेम्ब्रेन थ्रू विच अ लिक्विड, इन दिस केस वाटर, कैन पास, मतलब रॉक के अंदर पानी घुस सकता है। अगर वो घुसेगा ही नहीं तो क्या बिगाड़ लेगा रॉक, फिर पानी रॉक का बिगाड़ ही कर लेगा जब तक वो उसके अंदर नहीं जाएगा। अंदर जाना चाहिए, एक रॉक से दूसरे रॉक में जाएगा, फिर चौथे में जाएगा, तभी तो जाएगा, तभी तो कुछ कर सकता है वो एक्टिविटीज अपनी। और उसके साथ साथ सोल्यूबल होना भी जरूरी है उस रॉक का, उस रॉक के अंदर कोई मिनरल ऐसा भी होना चाहिए जो पानी के अंदर सोल्यूबल हो,
तभी तो उस रॉक के फ्रैक्चर्स होंगे, तभी तो उस रॉक में गड्ढे पड़ेंगे। तो ये दो चीजें जरूरी हैं कास्ट टोपोग्राफी डेवलप करने के लिए। समझ आ गया यहाँ तक? ये हमारा एक पैराग्राफ और खत्म हो गया। अब लास्ट पैराग्राफ हमारा बचा है डिपोजिशन के बारे में। ठीक है, ये और खत्म कर लेते हैं जल्दी से। चलिए, चलिए डिपोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, पहले बता दूं मैं आपको, डिपोजिशन जो है वो कोई प्रोसेस नहीं है। डिपोजिशन इज एन आउटकम, इट्स ए कॉन्सिक्वेंस। समझ रहे? मतलब इरोजन हुआ, एक जियोमॉर्फिक एजेंट था, लेट्स से फॉर नाउ वाटर। ठीक है, जो वाटर था वो पत्थर के ऊपर से गुजरा, पत्थर के ऊपर कोई वेदर मटेरियल था या नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने पत्थर को काटा, इरोड किया मटेरियल को, लेके आगे चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? ग्रेडियंट है, स्लोप ग्रेडियंट है ना। हायर स्लोप टू लोअर स्लोप चल रहा है, कभी ना कभी तो स्लोप खत्म होगा। जब स्लोप खत्म होगा तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। जब वेलोसिटी कम होगी तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब जो उसने सेडिमेंट्स को कैरी कर रहा है, उन सेडिमेंट्स को अब वो कैरी नहीं कर पाएगा, वो उसे भारी लगने लगेंगे, तो वो सेडिमेंट्स को फिर वहीं छोड़ने लगता है। तो पहले वो भारी वाले सेडिमेंट्स छोड़ता है, उसके बाद फिर आगे जाके थोड़े कम हल्के सेडिमेंट्स छोड़ता है, और जैसे उसकी स्पीड और ज्यादा कम होती जाती है, बिल्कुल एंड में वो सबसे फाइन पार्टिकल, जो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनको वो वहां पे डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, ये जो नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, यूपी बिहार का जो एरिया हमारा, दिल्ली है जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, ये सब हमारा वो डिपोजिशन का ही हमारा बना हुआ, डिपोजिशन की वजह से। ठीक है, ऊपर से पहाड़ इरोड करके नदियां आती हैं, विंड्स भी, और नीचे आके डिपोजिट करती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे प्लेन्स बने हैं। ठीक है, अब इसको जरा पढ़ते हैं एनसीईआरटी के थ्रू। डिप्रेशन इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। इरोजन का कॉन्सिक्वेंस डिप्रेशन है। अगर ध्यान रखिएगा, अगर इरोजन हुआ है तो डिपोजिशन भी होगा। अगर कहीं से इरोड किया है मटेरियल तो कहीं ना कहीं जाकर के उसको छोड़ेंगे, कभी ना कभी तो स्लोप खत्म होगा, कभी ना कभी तो काइनेटिक एनर्जी खत्म होगी, है ना। और अगर डिपोजिशन हुआ है तो कहीं ना कहीं इरोजन भी हुआ होगा। अगर यहाँ पे प्लेन्स बने हैं तो पहाड़ से आया है, कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना। ठीक है, चलिए, द इरोजनल एजेंट्स लूज देयर वेलोसिटी। जो इरोजनल एजेंट्स हैं, कौन कौन से एजेंट्स थे? 5 एजेंट्स थे, बताए थे अभी। विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, वेव्स, और एक और लास्ट था अंडरग्राउंड वाटर। तो ये जो हमारे इरोजनल एजेंट्स हैं, ये अपनी वेलोसिटी कम हो जाती है इनकी, और एनर्जी भी कम हो जाएगी फिर, एंड हेंस एनर्जी ऑन द जेंटल स्लोप्स। जब ये जेंटल स्लोप्स पे आते हैं, मतलब स्लोप जब कम हो जाता है, तो इनकी वेलोसिटी और एनर्जी कम हो जाती है, एंड मटेरियल्स कैरी बाय देम स्टार्ट टू सेटल देमसेल्फ। और जो मटेरियल इन्होंने कैरी किया होता है वो अब सेटल होने लगता है नीचे, वो अब नीचे सेटल होने लगता है, नीचे इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? आगे चलते हैं। इन अदर वर्ड, डिपोजिशन इज एक्चुअली नॉट एक्चुअली वर्क ऑफ एन एजेंट। ये किसी एजेंट का काम नहीं है, वर्क नहीं है, वर्क है इरोजन। इरोजन की वजह से जो लास्ट में जो कॉन्सिक्वेंस आया वो क्या निकला? वो डिपोजिशन निकला। समझ गए? आप साइकिल पे जा रहे थे, आप गिर गए, ये एक प्रोसेस है। चोट लग गई, ये आउटकम है, ये प्रोसेस नहीं है चोट लगना। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे। द कोर्सर मटेरियल्स गेट डिपोजिटेड फर्स्ट एंड फाइनर वंस लेटर। बता दिया मैंने, जो मोटे पत्थर होते हैं, मोटे मटेरियल जो होता है वो पहले डिपॉजिट हो जाता है, जो फाइनर मटेरियल होता है वो थोड़ा और आगे तक चला जाता है नदी के साथ, कम स्पीड पे भी नदी उसको कैरी कर पाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। बाय डिपोजिशन डिप्रेशन गेट फिल्ड अप। डिपोजिशन से गड्ढे भर जाते हैं, पता ही है भाई, ये डिप्रेशन ही था हमारा नॉर्थ इंडिया, भर गया डिपोजिशन से। समझ आ गया? चलिए, द सेम अब यहाँ पे बहुत मजेदार बात बोल रहा है। द सेम इरोजनल एजेंट्स, जो हमारे इरोजनल एजेंट्स हैं, कौन कौन से? रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड्स, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर। ये जो हमारे एजेंट्स हैं, इरोजनल एजेंट्स हैं, यही हमारे डिपोजिशनल एजेंट्स भी हैं। ये ध्यान रखना है बात, जो हमारे इरोजनल एजेंट्स हैं वही डिपोजिशनल एजेंट्स हैं। जो इरोजन कर रहा है वही डिपोजिशन करेगा। समझ आ गई ना? तो पता ही है, वाटर अगर पानी इरोड करके लाया तो डिपोजिट भी तो वाटर से ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वाटर इरोड करके लाया और आके बोला ले हवा, ले विंड तू ले जा इसको वहां जाके इकट्ठा कर दे। नहीं, डिपोजिट भी वाटर वाली करेगा। अगर विंड इरोड करके लाई है तो डिपोजिट भी फिर विंड करेगी। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर अगर लाया है, मान लीजिए लाइमस्टोन है, वो अपने आप में सोल्यूबल हो गया, सोल्यूबल करके कहीं और ले गया, वहां पे जाके पानी सूख गया तो लाइमस्टोन मारा जाएगा, तो वो एजेंट भी फिर ग्राउंड वाटर ही है वहां पे। ठीक है, तो एजेंट सेम ही होते हैं, वही 5 एजेंट्स ओरिजिनल भी हैं और वही 5 एजेंट्स डिपोजिशन भी करते हैं। क्या बोल रहे हैं, पढ़ लेते हैं। एक्ट एज ग्रेडेशनल और डिपोजिशनल एजेंट्स ऑल्सो। डिपोजिशन को
एग्रेडेशन भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इरोजन को डिग्रेडेशन बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वही 5 एजेंट्स जो जो डिग्रेडेशनल एजेंट्स हैं, इरोजनल एजेंट्स हैं, वही 5 एजेंट्स डिपोजिशनल भी है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। तो ये टॉपिक खत्म हो गया, इरोजन एंड डिपोजिशन। अब इन 5 जो फैक्टर्स हैं हमारे इरोजन के, ये अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। इरोजन और डिपोजिशन से अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है सॉइल फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, वो सॉइल फॉर्मेशन के बारे में होगी। तब तक के लिए वीडियो देखिए बार बार, कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूंगा, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।